ओवरव्यू है कि क्रिटिकल पार्ट ऑफ आरएनए कवर अप कर लिया था कि आरएनए काम कैसे करता है, and where we can use RNN when we have sequence of data or we are basically working on sequences या सीक्वेंस डेटा के ऊपर हम जब काम कर रहे होते हैं। लास्ट वन यार थोड़ा सा सुनो, यहाँ पे बातें नहीं कर रहे हम। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि सीक्वेंस डेटा के ऊपर आपका आरएनएन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और आरएनएन को और बेहतर करने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक जिसको हम कहते हैं एलएसटीएम। एलएसटीएम बेसिकली आपके पास एक्सटेंडेड आरएनएन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आरएनएन को आप एक्सटेंड कर रहे हो बाय बेसिकली स्टोरिंग द स्टेट ऑफ आरएनएन। मतलब हर आउटपुट का स्टेट स्टोर करने के बाद हम उसी स्टेट के साथ इन द एंड आउटपुट दे रहे होते हैं। जो हमारे पास दो आउटपुट होते हैं, एक आपका सिंगल जो आपका हाइपोथेसिस का आउटपुट आता है, दूसरा आपका स्टेट ऑफ योर सेंटेंस यानी डॉक्यूमेंट आपके पास एज अ रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये सेम चीज हम आज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक और चीज में एक सवाल आप पूछ सकते हो कि सर आज आप कोलैब के ऊपर काम क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑफ जीपीयू। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप काम करोगे आरएनएन पे या फिर सीएनएन पे काम करोगे, इट टेक्स टाइम। रिमेंबर लास्ट टाइम जब हमने सीएनएन का प्रैक्टिकल अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे, तो टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट डाउनलोड करने के बाद जब मैं उसको पर एपॉक execute करता है, it will take more time while executing our CNN. Even though when we are working with RNN again takes a lot of time। क्यों? क्योंकि आप LSTM पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पर कोई चीज़ें और भी आ जाती हैं जिसमें आपके पास स्टेट मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो आज हम कोलैब के ऊपर काम करेंगे, कोलैब के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं कोलैब को एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को भी, ताकि आप लोग भी अगर GPU इंटरफेरेंस यूज़ करना चाहते हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको जीपीयू इंस्टेंस यूज करना है, सिंपली आपने क्या करना है, कोलैब के ऊपर जाना है, रन टाइम में जाना है एंड चेंज द रन टाइम टाइप। हियर यू कैन सी यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। आपके पास सीपीयू है, आपके पास जीपीयू है, आपके पास टीपीयू है, यू हैव A100 जीपीयू। ये जो चीजें आपके पास डिसेबल्ड है, यू कैन नॉट यूज इट। व्हाई? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय गूगल कोलैब प्रो। वो आपको प्रो पैकेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अदरवाइज यू कैन स्टिल यूज अ जीपीयू दैट इज T4 जीपीयू, जो स्टिल आपके सीपीयू से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हम जीपीयू ही यूज करेंगे। इन जीपीयू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर बेसिकली इंस्टॉलिंग योर यू कैन से टेंसरफ्लो फॉर जीपीयू, बहुत सिंपल है। अगर आपको टेंसरफ्लो जीपीयू के लिए डाउनलोड और इंस्टॉल करना है तो बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, अगर आप कोलैब पे काम कर रहे हो तो रिमेंबर वन थिंग, यू नीड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन साइन। अगर आप ये एक्सप्लेनेशन साइन नहीं दोगे तो ये पिप को एज अ कमांड ऑफ पाइथन लेगा, एज अ कमांड ऑफ यू कैन से टर्मिनल नहीं उठाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल की अगर कमांड देनी है तो आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगानी पड़ेगी। तो हियर वी आर बेसिकली यूजिंग पिप install TensorFlow-GPU। हाँ, कहाँ पे जीपीयू? देखो, अगर आप आपके सिस्टम जीपीयू सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर आप उस पर जीपीयू इंस्टॉल करके कोई फायदा नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो उससे बेहतर ये है उसमें आप पहले टेंसरफ्लो ही रखो। यहाँ पर अगर आपको इंस्टॉल करना है, यू कैन इंस्टॉल इट। अभी तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरे पूरे कोलैब इंस्टेंस के अंदर टेंसरफ्लो जीपीयू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं हो आपके पास तो आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। नहीं, सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। हम जस्ट टॉकिंग अबाउट टेंसरफ्लो। ठीक है, बाकी सब आपको मिल जाएगा इसमें, नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, व्हाटएवर यू वांट टू, sklearn, सब चीज़ें आपको ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इसके अंदर मिल जाएंगी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टेंसरफ्लो। तो अगर टेंसरफ्लो विद जीपीयू आपने इंस्टॉल करना है तो आप सिंपल एक कमांड यूज कर सकते हो, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो जीपीयू, जो ऑटोमेटिकली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैंने ये समझाने की वजह क्या है, क्योंकि आगे जाके अब आप लोग ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ आओगे तो ट्रांसफॉर्मर्स नीड जीपीयू। अगेन जीपीयू नहीं है आपके पीसी में, लैपटॉप में है, इंटीग्रेटेड है। दिखाओ, एक्सटर्नल नहीं आता भाई, लैपटॉप में इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन दूसरी कंपनी का है ना आपके पास। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस T4 जीपीयू। तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ, चेक करो।
डायरेक्टली इंपोर्ट टेंसरफ्लो एस टी एफ लिख के देखो, डायरेक्टली हो जाएगा। इंटेल विंटेल नहीं चलेगा भाई, काम का नहीं है हमारा। टेंसरफ्लो जीपीयू आपको इंस्टॉल करना, नोटबुक पे नहीं आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर कनेक्ट होगा जीपीयू, वरना जीपीयू नहीं होगा। ठीक है। So if you want to use GPU, so you can use it, okay, by just installing pip install TensorFlow GPU, तो आपका ऑटोमेटिकली TensorFlow GPU इंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज का ख्याल रखिएगा, रन टाइम टाइप आपने लाजमी जीपीयू के ऊपर चेंज कर देना है, अगर आप नहीं करोगे तो अगेन इट विल बेसिकली नॉट बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कोलैब आल्सो, कोलैब पे इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपने इसको चेंज जरूर करना है। अब ये समझाने का मकसद क्या है, एंड व्हाई बेसिकली वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स कोलैब, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ट्रांसफॉर्मर्स, एंड ट्रांसफॉर्मर्स नीड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग, और आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग कहाँ से मिलेगी, जीपीयू से मिलेगी, क्योंकि वो आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करके देता है। जब आप सीपीयू पे बात करते हो, सीपीयू पे पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती, हमें काम करना होता है जीपीयू के ऊपर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल यू हैव थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस जो आप सीएनएन के ऊपर ट्रेन करना चाहते हो, तो पैरेलल जीपीयू के जरिए, मतलब जीपीयू के जरिए पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर हो सकता है आपके पास मल्टीपल बैचेस एक साथ ट्रेन हो रहे हैं, इसमें एक तो आपका टाइम भी बचता है, दूसरा आपका रिसोर्स भी बचता है। ठीक है, तो आप पैरेलल प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग जीपीयू, तो आप जीपीयू इस्तेमाल करें, क्योंकि टेंसरफ्लो में सॉरी जब आप ट्रांसफॉर्मर्स पर आओगे उस वक्त आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। नाउ द टास्क वाज, एज आई ऑलरेडी, मैंने कल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, थोड़ा सा यार यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा इधर देखिए, ये कौन सा आ गया, टाइम सीरीज वाला वो है, नहीं इसलिए नहीं करना था मुझे, ड्रॉप करना है। टेम्परेचर वाला था, ओके। ये हमने कल थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया था, ये मैं आप लोगों को आईपी क्या कहते हैं पाइथन की नोटबुक फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, मैंने लास्ट क्लास के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था एयर पैसेंजर डॉट सीएसवी को, जो हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। ठीक है, मैं दोबारा से इसको अगर आप देखना चाहो तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, तो मैं एक काम कर देता हूँ, आप लोगों को एयर पैसेंजर ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास डेटा किस टाइप से आ रहा है, ताकि हम उसको जब मैनिपुलेट कर सकें, कर रहे हो, तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, और क्यों इसको बेसिकली चेंज कर रहा हूँ। दिस इज द एयर पैसेंजर डेटा, और एयर पैसेंजर डेटा के अंदर हमारे पास कोई दूसरी चीजें नहीं थी, हमारे पास कोई लोकेशन नहीं है, वी डू नॉट हैव एनी अदर थिंग, हमारे पास सिंपली क्या था, एक मंथ था जिसके अंदर आपके पास एयर भी अटैच हुआ है, पर हमें काम करना था सीक्वेंस ऑफ द डेटा के ऊपर। अब सीक्वेंस डेटा कौन सा होता है, जहां पर आपके पास सीक्वेंस के ऊपर डेटा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने एक टर्मिनोलॉजी लास्ट क्लास में भी यूज की थी, टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प का मतलब, या टाइम स्टैम्प में चलो आप बात करो, टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ईयर, एक साल के अंदर कितने टर्म्स होते हैं, या टाइम स्टैम्प्स कितने होते हैं, 12 टाइम स्टैम्प्स होते। क्यों, क्योंकि एक ईयर के अंदर आपके पास 12 मंथ्स होते हैं। हमें देखना है कि हर महीने के हिसाब से हमें डेटा को ट्रेन करना है, एवरी मंथ ऑफ एवरी ईयर, बट क्योंकि हमें ईयर की जरूरत नहीं है, व्हाट वी नीड टू नो दैट कि हर महीने हमारे पास पैसेंजर्स किस तरीके से आते हैं। अगर आप देखते हो हर साल जून जुलाई के अंदर आपके एयर पैसेंजर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें भी जून जुलाई के अंदर आपके पास पैसेंजर इंक्रीज होगा। अगर आप देख रहे हो हर साल आपके पास मार्च अप्रैल के अंदर पैसेंजर्स डिक्रीज होते हैं, क्योंकि ये आपके स्टार्टिंग मंथ्स होते हैं, इसमें कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा होता, सब कोई हर कोई अपने अपनी बिजनेस के साथ अटैच होता है, तो डिक्रीज हो रहे हैं, हर साल डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट ईयर भी आपके पास हर साल डिक्रीज होंगे। ये जो टाइम स्टैम्प्स आपके पास बन रहे हैं, हर मंथ के हिसाब से टाइम स्टैम्प्स बन रहे हैं,
इस टाइप के डेटा को अगर फॉर एग्जांपल मैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर ट्रेन करने की कोशिश करूं या सीएनएन, खैर सीएनएन में तो नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है कन्वोल्यूशनल लेयर बेसिकली काम करती है किसी भी इमेज के ऊपर, ना कि किसी तो यू कैन से टेक्स्ट या फिर नंबर डेटा के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप एएनएन के ऊपर भी इसको ट्रेन करोगे तो होगा क्या, एएनएन क्या करेगा, अगर इसको आप डायरेक्टली देखोगे तो वो पहले तो 12 मंथ्स उसने उठा लिए, उसको ट्रेन किया, अब अगले साल के 12 मंथ उठाया, उसको अलग से ट्रेन किया, अब आपके पास एक लाइन जनरेट हो रही, जो आपके पास प्रेडिक्शन आएगा वो प्रेडिक्शन ओवरऑल डेटा के ऊपर बेसिस के ऊपर आ रहा होगा, हर टाइम स्टैम्प की बेसिस के ऊपर नहीं आ रहा होगा। एएनएन को आप ये नहीं समझा सकते कि भाई जून जुलाई में आपके पास सबसे ज्यादा लोग आएंगे ट्रैवल करने के लिए, यानी पैसेंजर्स इंक्रीज होने वाले, और वो क्या करेगा, वो सारे सिंगल एलिमेंट एंड सिंगल वैल्यू को एज अ सिंगल इनपुट लेगा और उसी के बेसिस के ऊपर एक यू कैन से लीनियर प्रिडिक्शन कर रहा होगा या लीनियर वैल्यू जनरेट कर रहा होगा। यहाँ पर आरएनएन बहुत काम, आरएनएन कैसे काम आ रहा होता है, यहाँ पर आरएनएन चेक करता है, क्योंकि हम आरएनएन के अंदर एलएसटीएम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलएसटीएम में क्या था, स्टेट भी स्टोर होती है, कॉन्टेक्स्ट भी स्टोर होता है, ठीक है, और मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट आपस में ऐड भी होते हैं वन से। और क्यों कर रहे हैं हम एलएसटीएम, क्योंकि हमारे पास इसका फुल फॉर्म क्या था, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए वो स्टोर कर रहा होता है कि भाई इसका पिछला कॉन्टेक्स्ट ये है, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आई है इसके हिसाब से, मतलब लास्ट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। यही सेम चीज हमने इसी डेटा के ऊपर परफॉर्म करनी है। तो जब आप इस डेटा के ऊपर परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले तो आपने इसको रीड कर दिया, वंस इट इज रीड इट, नाउ वी नीड टू बेसिकली यू कैन से, जहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको डिस्क्राइब करने के बाद नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एक्सट्रैक्ट मंथ्स फ्रॉम अवर मंथ, जो आपके पास कॉलम था इसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट करना था। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास एयर भी अटैच हुआ हुआ है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इनटू डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सिंपल एक फंक्शन था पांडास का, व्हिच वाज पीडी डॉट टू डेट एंड टाइम, आपने इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी, इसने उसको डेट एंड टाइम डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वंस इट इज कन्वर्टेड, हमने डॉट मंथ के जरिए बेसिकली इसको स्टोर करवा लिया कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सही, सिंपली। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्लीट मंथ यहाँ पे स्टोर हुए हैं, हर ईयर के हिसाब से आप चाहो एयर निकाल दो, निकालना चाहो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉट dt डॉट मंथ, तो आपके ऑटोमेटिकली ईयर्स एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे और आपके पास ओनली मंथ्स बचेंगे, इसको आप बाद में चेक कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग हियर, यू कैन सी हमने इसको सेट इंडेक्स किया हुआ है। अब सेट इंडेक्स क्यों किया हुआ है, हम चाह रहे थे कि हमें सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए, व्हिच इज बेसिकली द पैसेंजर कॉलम। जो हमारा मंथ वाला कॉलम है हम इसको एज अ इंडेक्स लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एज अ डेटा तो हमारे काम का नहीं, हम इसको एज अ डेटा नहीं उठा रहे, हम इसको एज अ इंडेक्स उठा रहे। जब हमने इसको एज इंडेक्स उठाना तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, सेट इंडेक्स। ये फंक्शन हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, हम लोग देख रहा है कि सेट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी कॉलम को आप एज अ इंडेक्स बना सकते हो, या फिर आप कोई स्पेसिफिकली अलग से भी कोई सीरीज प्रोवाइड करके उसके हिसाब से भी इंडेक्सेस बना सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब डेटा किस टाइप से आपके पास आ जाएगा, डेटा आपके पास इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें आपके पास इंडेक्स क्या होगा, जैसे कि आपके पास आ रहा है 1 और यहाँ पर आपके पास पैसेंजर कितना है 112। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर मंथ कौन सा हो गया, सेकंड। अब ये हर ईयर के हिसाब से तो फिर ये अलग अलग चलता जाएगा। नाउ कैन यू सी कि आपके पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं अलग अलग वैल्यूज आपके पास आ रही है, कहीं पर आपके पास हंड्रेड्स में आ रहे हैं, कहीं पर आपके पास 500 में भी वैल्यूज आ रही होंगी, कहीं पर आपके पास 600 में वैल्यूज आ रही होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑब्जर्व करें, यू विल सी 300 भी आ रहा है, 400 भी आ रहा है, यहाँ और आपके पास 600 भी आ रहा है। दैट मीन्स वैल्यू के अंदर वेरिएंस बहुत बड़ा है। कौन सी लास्ट वैल्यू, इस वैल्यू, ये पूरा इंडेक्स है ना,
मैं समझा नहीं। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, ईयर मंथ डे। देखो जब आपने डेट एंड टाइम में कन्वर्ट किया उसमें डे तो नहीं था, उसमें सिर्फ मंथ था। ऐसा ही था, ये डेटा में क्या है, सिर्फ मंथ है, डे नहीं है ना। डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करोगे वो हर महीने का पहली तारीख उठा लेगा। देखो कि सब में वन वन ही होगा, सब में वन वन होगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, मंथ की फर्स्ट तारीख ही उठाता है हमेशा। क्योंकि अगर आप सिर्फ मंथ दोगे भी तो वो यही कहेगा मंथ आया कैसे, मंथ तभी आएगा जब आपके पास फर्स्ट डेट तो एटलीस्ट आनी चाहिए। तो वो डे वन दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। नाउ यहां पर आप देख सकते हो आपके पास वैल्यूज वेरीज बहुत ज्यादा कर रही हैं, बहुत ज्यादा वेरिएंस आ रही है आपकी कंप्लीट डेटा के अंदर। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो तो तुमने देख लिया। स्टैंडर्ड स्केलर मतलब आप यहाँ पर डिफरेंट स्केलिंग ऑपरेशन यूज करके इसको सिंगल यूनिट के ऊपर लेकर आ सकते हैं। अब अगर हम इसको मिन मैक्स स्केलिंग करते हैं तब भी ठीक है, आप इसके अंदर यूज करना चाह रहे हो स्टैंडर्ड स्केलिंग, आप वो भी यूज कर सकते हो। मिन मैक्स स्केलिंग क्यों यूज किया हमने, मिन मैक्स स्केलिंग हमने इसलिए यूज किया कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे डेटा में हो ये उसके हिसाब से वेरी करेगा। अब मैक्सिमम फॉर एग्जांपल हमारे पास 610 है, तो 1 मतलब 610, 0 मतलब जो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 112 की बात कर लो, तो मिनिमम हो गया 112, मैक्सिमम हो गया 610। जो भी इसके दरमियान आएगा वो आपका 0 से लेकर 1 के दरमियान की वैल्यू आपके पास जनरेट कर रहा होगा। तो मिन मैक्स स्केलिंग हमने यहाँ पर सिंपली प्रोवाइड कर दी है। Once you have provided the min max scaling here, तो अब हमने इस min max scaling के बाद अगर आप देखो तो आपका डेटा इस तरीके से नजर आएगा। क्योंकि जब आपने इसको min max scaling परफॉर्म की तो अब आपके पास इन रिटर्न क्या आ गया, एक numpy array जनरेट हो गई, और वो numpy array अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास वैल्यू इस तरीके से आपको नजर आ रही होगी। आप ये वैल्यू शुरू की सिर्फ 5 वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, शुरू की वैल्यूज 5 वैल्यूज की जब हमने बात की तो यहाँ पर भी मैं देखें आप शुरू की 5 वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी। सबसे पहली वैल्यू आपके पास थी 112। अगर आप इसको मिन मैक्स स्केलिंग के जरिए आप चेक कर सकते हो 100%। फॉर एग्जांपल आप 600 को 100% ले लो तो उसके हिसाब से 100% नहीं मतलब 1 ले लो, ठीक है, तो उसके हिसाब से 112 क्या होगा, अराउंड 2% होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास 0.02 या, ठीक है। तो ये मिन मैक्स स्केलिंग हमने इसके परफॉर्म कर दी ताकि सारी की सारी वैल्यूज एक सिंगल यूनिट पर आ जाए। अच्छा एक सवाल मुझसे कभी भी किसी ने नहीं पूछा कि सर अगर आप इसको मिन मैक्स स्केलिंग करते हो, आप स्टैंडर्ड स्केलिंग करते हो, मुझे डेटा वापस चाहिए फिर क्या करूं? आपने कन्वर्ट कर दिया, स्केलर कर दिया आपने उसको, ठीक है, एक सिंगल स्केलर के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करें, मिन मैक्स स्केलिंग यूज करें, एवरेज स्केलिंग यूज करें, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, ठीक है, डिफरेंट आपने स्केलिंग ऑपरेशन यूज करने के बाद डेटा चेंज हो गया, इसको रिवर्ट कैसे करूं मैं? क्यों करना है? जब आप उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप उसको वापस से इन्वर्स भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है इन्वर्स करना। जिस तरह आपने लिखा, आप स्केलर स्टैंडर्ड स्केलर कैसे यूज करते थे, स्केलर कॉल किया, स्केलर डॉट फिट कर दिया, फिट ट्रांसफॉर्म, ऑटोमेटिकली वो फिट कर फ्रेम करके ट्रांसफॉर्म करके आपको दे देता। इसी को रिवर्स करना है, सिंपल है, स्केलर डॉट इनवर्स कर दो, वापस पीछे हो जाएगा। वो हम देखेंगे आगे आपको वापस रिटर्न कैसे करवाते हैं, इनवर्स कैसे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। आपने सिंपली क्या किया, रीड किया, आपने एक वैल्यू को अलग कर दिया, वैल्यू अलग करने के बाद आपने उसको एक सिंगल स्केलिंग के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। वंस इट हैज बीन कन्वर्टेड, नाउ हियर इज अ वर्क टू डू। क्या करना है, अब आपको ये कंप्लीट डेटा को एक सीक्वेंस के ऊपर जनरेट करना। अब ये सीक्वेंस किस तरीके से बनाया जाए, हाउ वी कैन सीक्वेंस इट। To prepare data for LSTM training, I will define a function to create sequences of integer feature x and target variable y from the scale data. Now here you can see this. What we are doing here, number one thing, हमने एक simple function बना दिया है जिसका नाम हमने रख दिया है create sequence का, that's it.
अब ये फंक्शन क्यों बनाया हमने, हम डायरेक्ट भी करना चाहते तो कह सकते थे, कोई मसला नहीं है, लेकिन फंक्शन हमने इसलिए बनाया ताकि हम इसको जितनी बार भी जो भी वैल्यू को आपको ट्रेन करना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका नाम देना, वो स्कैन कर देगा। हाँ, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़कर आते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे काम करते हैं। और नमाज के बाद ये कंप्लीट होगा और उसके बाद जो जो टास्क लेकर आया, जिसने जितना भी टास्क किया है वो यहाँ पर आए, अपना लैपटॉप ओपन करके रखे और अपने आप एक्सप्लेन करे अपने टास्क को। विद ग्राफ्स होने चाहिए उसके अंदर, ऐसे ही है ना, ग्राफ्स वगैरह तो बनाए होंगे आप लोगों ने, जल्दी बनाए। नमाज का टाइम हो गया, नमाज के बाद पर आ जाते हैं, चीजें थोड़ा सा फास्ट भी निकालते हैं यहाँ पे, कि आरएम के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है हमने। रिमेंबर वन थिंग, जब आप सीक्वेंस बनाते हो तो आपने इसको पर टाइम स्टैम्प के हिसाब से सीक्वेंस बनानी है। पर टाइम स्टैम्प के हिसाब से क्यों बना रहा हूँ मैं यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर हर साल का सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, महीने का सीक्वेंस, 12 मंथ्स का सीक्वेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट 12 मंथ्स आप अलग करोगे, फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स आपने अलग करने हैं, फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स आपने अलग करने, इस तरीके से आपने चलता रहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसको कहा कि भाई लेंथ ऑफ अवर डेटा सेट, लेंथ ऑफ अवर डेटा सेट इज व्हाटएवर इट इज। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो लेंथ होनी चाहिए वो थी अराउंड कोई तकरीबन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी 144 यू हैव द लेंथ ऑफ योर डेटा सेट। अब 144 को हमने बेसिकली कहा है कि आप एक रेंज बनाओ फ्रॉम 144 माइनस 12। अब -12 क्यों, क्योंकि हर बार -12 का आपके पास यू कैन से स्टैम्प बन रहा होगा, टाइम स्टैम्प जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। अब हर महीने का, हर साल के 12 महीने का टाइम स्टैम्प क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि पिछले साल कितने थे, इस साल कितने हो सकते हैं, उससे पिछले साल कितने थे, उससे पहले कितने थे। अब ये जो टाइम स्टैम्प आपके पास जनरेट हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास इसको मेमोराइज कर रहा है ये हर सीक्वेंस को। इससे देखा पहले साल अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पैसेंजर अराउंड 500 पैसेंजर आ रहे हैं, वॉट एवर द मंथ इज, मैं वैसे काउंट नहीं कर रहा हूँ, अराउंड 500 आपके पास पैसेंजर्स आ रहे हैं पहले साल। अब इसने इसको मेमोराइज कर दिया, मेमोराइज कर लिया कि भाई एक साल पहले साल इसके पास 500 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। अगले साल देखा गया तो दूसरा सीक्वेंस आपके पास आ गया भाई 550 फॉर एग्जांपल। अब 550 मतलब 50 का इजाफा हो चुका है हमारे पास नेक्स्ट के अंदर। अब ये क्या करेगा, पिछले 500 को भूल जाए, जो नेक्स्ट इसको कॉन्टेक्स्ट मिला 550 का, उससे इसने मेमोराइज कर लिया। LSTM कैसे काम कर रहा था कि वहां पर हमारे पास जो ओल्ड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का मकसद ये है कि जो अभी करंट मेमोरी है उसको वो बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट को तो मेमोराइज या फिर रिमेंबर कर रहा है, लेकिन उससे पुराने कॉन्टेक्स्ट को वो खुद ब खुद डिलीट कर देता है, भूल जाता है। तो इसी तरीके से आपका LSTM काम कर रहा होता है। हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया है, एक्स और वाई जनरेट किए हैं। एक्स और वाई जनरेट करने का सिंपली तरीका क्या, हमने कहा फ्रॉम आई। अब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आपके पास 144 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 132। तो दैट मीन्स हमारे पास 132 से यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो 132 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, आपके प्लस 12, यानी मतलब 132 प्लस 12 कितने हो गए 144 अगेन। तो आप 132 से लेकर 144 के दरमियान का ये एक टाइम स्टैम्प तैयार हो गया। 32 से लेकर 44 तक के दरमियान का एक टाइम स्टैम्प रेडी हो गया। दोबारा लूप चला, अब 12 फिर माइनस करो आप, जब आप फिर से माइनस करोगे तो 132 माइनस 12 इज इक्वल टू 120 अराउंड, ऐसे ही है। अब 120 से लेकर 132 के दरमियान में एक टाइम स्टैम्प तैयार हो गया आपके पास। इसी तरीके से आपके पास 12 मंथ्स के हिसाब से आपके पास डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स तैयार हो जाएंगे। वंस यू हैव क्रिएटेड द टाइम स्टैम्प्स यू विल सी द टाइम स्टैम्प्स हियर। आपके पास जो एक्स की वैल्यूज आएंगी इस तरीके से आएंगे, आप देख सकते हो 12 वैल्यूज एक साथ है। ये एक टाइम स्टैम्प, ये दूसरा टाइम स्टैम्प, ये तीसरा आपका टाइम स्टैम्प, ये थर्ड, ये फोर्थ, और जितने भी आपके पास वैल्यूज हैं उसके हिसाब से डिवाइड करने के बाद अब एक सवाल आता है, सर आखिर में अगर हमारे पास 12 ना बचे तो लास्ट में आपके पास अगर 12, क्योंकि आप 12 से कर रहे हो ना, आप 10 से कर रहे हो, आप 13 से कर रहे हो, इट्स अप टू यू, आपके टाइम स्टैम्प जो भी हो सकते हैं।
पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 12 से कर रहे हो, आपके पास आखिर में 12 ना बचे, तो ये बेसिकली उसको इन दी एंड जीरोस यानी नल वैल्यूज पे एज अ जीरो कंसीडर करके उसमें ऐड कर देगा। ऐसा नहीं है कि इसने पूरा टाइम स्टैम्प पूरा करना है इसमें, ठीक है। पर नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपका कंप्लीट डेटा इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर 144 की बात करते हैं, 144 को डिवाइड करो 12 से, कितने ईयर्स बन रहे हैं चेक करो। हाँ 12 का स्क्वायर है ना 144, तो दैट मीन्स आपके पास 12 साल के यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। तो इसका मतलब डेटा आपका इक्वली डिवाइडेड है, तो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा बचेगा नहीं वैसे भी, लेकिन अगर बचता भी है तो वो नल और जीरो कंसीडर किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी भी नमाज से बाहर, वो यही तो समझ नहीं आता ना। और वो दिख कौन नहीं है, जरा यहाँ पे नजर घुमा, पता चल जाएगा तुझे। अभी जो लड़ने आया था, दानियाल, मैं बोला कौन? दानियाल बात कर रहा हूँ। इतने दानियाल, अच्छा चलो ठीक है। हियर यू कैन सी आपके पास डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स तैयार हो चुके हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। अच्छा रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर आपके पास ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट आप इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे आप नॉर्मली टेस्ट, वैसे भी करना चाहो इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, आप उस तरीके से भी कोशिश करके देखें, आपके पास स्प्लिट हो जाएगा, इस पर मसला नहीं है, बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एरे को वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएफ के अंदर, तब जाके आपके पास चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज नहीं कर सकते, आप वो भी यूज कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे और दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा 80% का एक कंप्लीट यू कैन से थ्रेशोल्ड रेडी किया है। अब थ्रेशोल्ड ऑफ 80% का मकसद क्या होगा, टोटल वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 0.8 करूंगा, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे कि 80% वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, ऐसा ही है। हमने सिंपली क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको यहाँ पर हमने कहा भाई 0 से लेकर जितना भी हमारे पास वैल्यू बन रही है ऊपर थ्रेशोल्ड में से, जैसे कि आपके पास 144 है, 144 मल्टीप्लाई बाय 0.8 करोगे, आपके पास अराउंड वैल्यू आनी चाहिए 107, 107 मेरे ख्याल से इतनी कोई वैल्यू आएगी आपके पास। तो इसका मतलब 0 से लेकर 107 तक की वैल्यूज आप उठा रहे हो, क्या वैल्यू आ रही है 115, तो 115 की बेसिकली आपके पास, मतलब हमने 0 से लेकर 115 की वैल्यू यहाँ पर एज एक्स की वैल्यू में उठाई है, और वाई में से भी हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है 80% के साथ। रीशेप करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका जो डेटा होगा वो अभी फिलहाल किस शेप के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 ऑफ 12 के शेप के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल था। जब आपने इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया तो ये भी अराउंड आपके पास 12 ऑफ समथिंग यू कैन से आपके पास डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें थोड़ा सा इसको रीशेप करना पड़ेगा। हमें किसमें, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको जब रीशेप कर दिया आपके x को, तो यहाँ पर आपके पास आ गए 105 वैल्यूज ऑफ 12 टाइम स्टैम्प्स बाय 1 1। क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि वो एक सिंगल लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। जहां पर आपका सीक्वेंस तैयार हो गया, आपने यहाँ पर इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया। नाउ यू कैन यूज इट बाय क्रिएटिंग योर ओन मॉडल ऑफ LSTM। अभी फिलहाल जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने एक LSTM का मॉडल यहाँ पर रेडी किया हुआ है, ठीक है। हियर यू कैन सी वी हैव एडेड सम डिफरेंट लेयर्स। नंबर वन थिंग, रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी आर इंपोर्टिंग आवर मॉडल, तो आप सीक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट करते हैं, यूज करते हो। और सीक्वेंशियल मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे पास हर लेयर का आउटपुट हमारी नेक्स्ट लेयर के पास सीक्वेंस के साथ जाता रहे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, वही सेम तरीका है जो आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर देखा, वही सेम तरीका है जो आपने CNN के अंदर देखा, बस लेयर्स चेंज हो रही हैं। आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेंस लेयर का इस्तेमाल किया था। आप कॉन्वोल्यूशनल लेयर पे आए तो आपने कॉन्वोल्यूशनल 2D लेयर का इस्तेमाल भी किया, मैक्स पूलिंग लेयर का इस्तेमाल भी किया, आपने ड्रॉप आउट लेयर का भी इस्तेमाल किया था व्हेन वी आर वर्किंग विद डेंस लेयर। यहाँ पर अब आप यूज कर रहे हो LSTM। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर हम LSTM डायरेक्टली इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम लेयर्स। एक और लेयर होती है, अगर आप वो भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, इसको हम कहते हैं सिंपल RNN।
ये भी लेयर अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज करके चेक कर सकते हो। यू कैन कंपेयर बोथ LSTM से सिंपल RNN, दोनों को कंपेयर करो जिसमें आपके पास रिजल्ट्स बेहतर आते हैं। आपको खुद ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग। सिंपल RNN में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, उसमें हमारे पास क्या होता है कि डेटा आता है आपके पास, डायरेक्टली चला जाता है नेक्स्ट नोड के पास, डायरेक्टली चला जाएगा उसके नेक्स्ट नोड के पास, इन दी एंड आपके पास एक रिजल्ट जनरेट होगा। आपका बैक प्रोपोगेशन उसी तरीके से होती थी जैसे आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बैक प्रोपोगेशन होती है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन भी इसी तरीके से होती है। सिर्फ चेंज क्या था कि यहाँ पर हमारे पास लेयर्स रिपीट करती थी अपने कंप्लीट प्रोसेस को, दैट्स इट। LSTM में क्या था, हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट आ जाती है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट आ जाती है, कॉन्टेक्स्ट मेमोराइजेशन आ जाती है। आपका ये नोड कोई ना कोई चीज मेमोराइज कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है, जिसके पास मतलब आपके LSTM के अंदर मेमोरी जनरेट हो रही है। ठीक है, सिंपल RNN आप यूज करके देखो आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, LSTM आप यूज करके देखें आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। नाउ एट दिस टाइम LSTM डायरेक्टली क्या किया, एक सिंगल यू कैन से मॉडल ऐड किया हुआ है, और यू कैन से लेयर ऐड की हुई है, इसमें LSTM लेयर है जिसके यूनिट्स हमने यहाँ पे रखे हैं 64। ये यूनिट्स का कॉन्सेप्ट वही आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट है कि जितने नोड्स आप इसके अंदर बनाना चाहते हो, यानी न्यूरॉन्स ऑफ LSTM। ठीक है, हाउ मेनी न्यूरॉन्स यू वांट टू क्रिएट, यू जस्ट नीड टू राइट इट। जैसे कि मैंने यहाँ पे 64 न्यूरॉन्स लिखा हुआ है। फर्दर मैं इसमें से ड्रॉप भी कर रहा था, लेकिन मैंने शायद ड्रॉप मिटा दिया था, इसमें किया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज है इनपुट शेप। अब एक चीज याद रखें, जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था टाइम ऑफ RNN, आपने देखा था आपके पास एक नोड को एक सिंगल इनपुट जाता है, मल्टीपल इनपुट्स नहीं जाते RNN के अंदर। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या था, कितनी मर्जी आपको इनपुट देने दे दो उसको। जब आप RNN पे काम कर रहे थे, हर टाइम डिस्टेंस का एक सिंगल इनपुट था, भले मल्टी टू यानी मैनी टू मैनी का RNN क्यों ना बनाओ आप, लेकिन हर नोड के पास एक ही इनपुट जा रहा था, मतलब एक टर्म जा रही थी। अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा तो 105 का पूरा बैच प्रोवाइड कर देगा किसको, एक सिंगल। जब कंप्लीट 105 का नोट चला जाएगा तो आपका LSTM इस तरीके से काम नहीं करता। LSTM को क्या चाहिए, एक सिंगल इनपुट चाहिए, तो आपको इसको दोबारा से इसका शेप चेंज करना पड़ेगा। शेप हमने सिंपली क्या किया, हमने इसको बताया 1 by 1 का शेप है। 1 by 1 का शेप मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट लिस्ट, उसके अंदर एक रो आ रही है, एक रो के अंदर वैल्यूज आ रही है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक सिंगल रो के अंदर है और एक ही कॉलम है। यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम एक रो कंप्लीट चल रही, मल्टीपल कॉलम्स नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमने 1 by 1 का यहाँ पे शेप प्रोवाइड किया हुआ है, यू कैन ऑब्जर्व। अब ये 1 by 1 यहाँ से मैंने 1 क्यों उठाया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है जब आपने एक्स ट्रेन का शेप निकाला था तो आपके पास यहाँ पर भी अगर इधर मल्टीपल वैल्यूज होती तो आप इसको उसी तरीके से प्रोवाइड करते, पर वो भी एक सिंगल इनपुट में ही जाती, यानी सिंगल टर्म बनकर जाती। ठीक है, और कॉमा 1 हमने इसलिए प्रोवाइड किया क्योंकि हमारे पास कॉलम भी एक ही है, रो भी एक, कॉलम भी एक। ठीक है, आई होप समझ आ गया। आफ्टर दैट वी नीड टू क्रिएट आउटपुट लेयर, और आउटपुट लेयर आपको ऑलरेडी पता है, हमने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी आउटपुट लेयर डेंस नेट की बनाई थी, मतलब डेंस लेयर की बनाई थी आपने। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर तो वैसे ही डेंस लेयर होती है, लेकिन आउटपुट लेयर में यूनिट 1 लिखा हुआ है मैंने। डू यू नो व्हाई? एक आउटपुट आएगा, 0 1 अलग अलग नहीं आ सकते, 0 और 1, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। कैटेगरीज कितनी है इसके अंदर, कितनी कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज है। कितनी कैटेगरीज है यार, हद हो गई यार। एग्जैक्टली इसमें कैटेगरी है किधर, इसमें तो कंटिन्यूअस वैल्यू आ रही है ना, पैसेंजर नंबर ऑफ पैसेंजर्स बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, तो कैटेगरी किधर से आ गई, तो नंबर ऑफ पैसेंजर तो एक ही होगा ना, तो आउटपुट भी एक ही चाहिए हमें, इसलिए डेंस नेट 1। अगर आपके पास कैटेगरी 2 होती, कैटेगोरिकल डेटा पे काम कर रहे होते,
तो कैटेगरीज आपके पास दो होती, तो तब दो डेंस नेट दो देते आप, क्योंकि दो आउटपुट आ सकते हैं, यहां तो एक ही आ सकता है। कौन बोल रहा है, किस पे? क्लासिफिकेशन आएगी, ठीक है, आपके पास दो आउटपुट आएंगे, दो आउटपुट आपने निकाले तो दोनों की आउटपुट जब आप उसका रिजल्ट निकालोगे ना, तो रिजल्ट में आपके पास एक्यूरेसी आती है। अब दोनों की अलग अलग एक्यूरेसी आएगी, फिर हम उस पर लगाते हैं आर्ग्यूमेंट मैक्स, जिस पे सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपकी अच्छी आ रही है वो आपका बेटर रिजल्ट आएगा। पर हमें दोनों चाहिए होता है, दोनों इसलिए चाहिए होते हैं ताकि हम पता कर सकें कि हमारा मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां पर बात वो है ही नहीं, यहां पर हमारे पास रिजल्ट वैल्यू आएगी, आउटपुट में एक सिंगल वैल्यू है, ये वैल्यू कंटिन्यूस वैल्यू है, ये तो एक ही आएगा, वन आउटपुट। इसमें ये नहीं कह सकते आप कि यार इस टाइप की भी वैल्यू आ सकती है, हो सकता है इस टाइप की भी वैल्यू है, ऐसा तो कुछ नहीं, तो वैल्यू निकालनी है, इसकी हम एक्यूरेसी तो निकाल नहीं सकते। हम क्या निकाल सकते हैं, कंटिन्यूस वैल्यू की एक्यूरेसी निकाल सकते हैं हम? नहीं निकाल सकते, तो क्या करें, मीन स्क्वायर एरर का यूज कर सकते हैं, आर टू स्कोर यूज कर सकते हैं हम, मीन एब्सोल्यूट एरर यूज कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर एरर यूज कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एरर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं ना। हियर यू कैन सी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ट्रेन कर दिया, मैंने जरा इसको समरी चेक की, समरी के अंदर आप देख सकते हो आपके पास 64, क्योंकि आपने ऊपर 64 यूनिट्स क्रिएट किए थे फॉर LSTM, which have generated 16,000 of parameters, when we have performed the output shape here, which has provided the 65 parameters of output. Now let's come towards how we can basically train. अच्छा, एक चीज ये है कि मैंने क्योंकि कल इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैंने इसके अंदर अर्ली स्टॉपिंग यूज की थी, ठीक है, बट ड्यू टू, क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत छोटा है, 144 वैल्यूज है टोटल हमारे पास डेटा सेट के अंदर, इसमें अर्ली स्टॉपिंग कुछ ज्यादा ही जल्दी इसको स्टॉप कर रहा था और आपका रिजल्ट इतना खास अच्छा नहीं आ रहा था, ठीक है, एज कंपेयर टू, या तो फिर मुझे ये था एपॉक्स, फिर मुझे थोड़े से बढ़ाने पड़ जाते, 200-300 पे ले जाता तो फिर अलग बात थी, लेकिन दैट विल टेक टाइम, और अर्ली स्टॉपिंग उसमें भी हो सकता था कि वो अर्ली जल्दी से ही उसको स्टॉप कर दे, बट स्टिल आपका मॉडल और ट्रेन हो सकता था, तो इसलिए मैंने अर्ली स्टॉपिंग हटा दिया है। हाँ सर, रिस्टोर वेट्स, बेस्ट वेट्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास एक्यूरेसी लॉस जो है वो बिल्कुल अब मतलब रिड्यूस होना है, यहाँ पे जो रिडक्शन ऑफ लॉस है वो बहुत मिनिमल रिडक्शन आ रही है, तो ये क्या करेगा, जो बेस्ट वेट्स होगा वही रिस्टोर करके वापस से उसमें स्टेट कर देगा जहां पर वो स्टॉप हो गया, ठीक है। अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो ये यू कैन से बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, लेकिन इसका मकसद ये होता है जिस पर आपके पास सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहां पर लॉस आपका रिड्यूस होना बंद हो गया, वो आपके बेस्ट वेट्स है। अर्ली स्टॉपिंग करता क्या है, अर्ली स्टॉपिंग का काम यही तो होता है, जब तक लॉस रिड्यूस हो रहा है होने दो, जैसे रिडक्शन कम हो रहा है, और रिडक्शन कम कब होगी, जब आपके वेट्स चेंज होना बंद हो जाएंगे, मतलब जो आपने वेट्स पैरामीटर प्रोवाइड किए थे बैक प्रोपोगेशन के अंदर, वेट्स अपडेट होते हैं, अपडेट हो रहे हैं और अपडेशन बहुत मिनिमल अपडेशन आ रही है, इसका मतलब लॉस रिड्यूस ही नहीं हो रहा, लॉस रिड्यूस नहीं हो रहा। अब जब आपने अर्ली स्टॉपिंग के ऊपर बताया, तो अर्ली स्टॉपिंग क्या कर रहा है कि जो उसके बेस्ट वेट्स होंगे वही वापस से उसमें लगा के आपको दे देगा, एक नया मॉडल बना के दे देगा, ताकि इसी वेट्स के साथ आप काम करो और इसके ऊपर सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे, ठीक है। वापस आगे आते हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर अर्ली स्टॉपिंग यूज की थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे तो इसलिए मैंने इसमें से हटा दी है, बट आप भी खुद से अर्ली स्टॉपिंग यूज करके देख सकते हो। मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, मैं वो भी आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। और राइट नाउ हमने सिंपली क्या किया, इसको ट्रेन करने के लिए अच्छा, ट्रेन करने से पहले कंपाइलिंग कहाँ गई, Here you can see at the time of compilation हमने इसमें ऑप्टिमाइजर प्रोवाइड किया, ऑप्टिमाइजर हमने एडम प्रोवाइड किया हुआ है, साथ में हमने इसको जो लॉस प्रोवाइड किया which is basically compared by the mean squared error। आप इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर मीन स्क्वायर एरर भी यूज कर सकते हो, आप इसके अंदर R2 स्कोर यूज कर सकते हो, खैर देखा जाए तो उसके लिए भी।
तो कहने का मकसद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिलहाल हमने इसको अंदर मीन स्क्वायर एरर यूज किया हुआ है, तो मीन स्क्वायर एरर के बेसिस के ऊपर ये लॉस चेक कर रहा होगा कि लॉस रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। वाइल ट्रेनिंग हमने यहाँ पर एक्स एंड ट्रेन प्रोवाइड कर दिया, आपने इपॉक्स बता दिए, यू नो वेरी वेल व्हाट इज इपॉक्स। इपॉक्स का मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स उसको ट्रेन करते रहना। हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स आपने उसको ट्रेन करना है। अब 100 टाइम्स ट्रेन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डेटा 100 टाइम्स जाएगा। एक और चीज होती है इसका नाम है बैच साइज। यहाँ पे बैच साइज सिंगल रखा हुआ है मैंने, क्यों? क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं है, डेटा नहीं है ना मेरे पास। अगर डेटा होता तो मैं बैचेस चला लेता। फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल डेटा कितना है? 115 वैल्यूज। 115 वैल्यूज में मैं 32 का बैच चला दूंगा तो 115 डिवाइड बाय 32 कितना बनेगा? अराउंड कोई 4 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, ठीक है। अब 4 वैल्यू मतलब 4 टाइम, एक इपॉक के अंदर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अभी जब मैंने इसको 1 रखा है बैच साइज का मतलब एक इपॉक के अंदर 100 टाइम मतलब 140 तो 115 टाइम्स रिपीट हो रहा है एक इपॉक, और ये रिपीटिशन 100 टाइम्स हो रही है, मतलब 100 टाइम्स 144 वैल्यूज रिपीट हो रही है, क्योंकि डेटा कम है। डेटा बड़ा होगा, बैच साइज बढ़ाते रहो और आपका प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप भी हो जाएगा। और एक ये भी है कि बैच साइज जितना कम होगा उतनी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन बहुत कम होगा तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। बट क्योंकि डेटा बहुत कम है यहाँ पे तो हमारे पास ना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था ना कुछ हो रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको 1 कर दिया है। वर्बस 1 यू नो वेरी वेल। वर्बस 1 का मकसद क्या होता है? वर्बस 1 का मतलब होता है वी नीड टू गेट ऑल द यू कैन से इंफॉर्मेशन, लेकिन ये मैंने बाद में किया है बिफोर रनिंग, तो मैंने पहले रन कर दिया था विद वर्बस 2 तो ये ऑटोमेटिकली रन हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस हमारा कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा है जब तक हमारे पास, अच्छा मैंने इसमें से क्योंकि आगे इस टॉपिक निकाल दी थी, इन दी एंड आप देख सकते हो 0.0000 यानी 4 टाइम्स 0 लगाने के बाद जाके 8889 का मतलब इतना हमारे पास लॉस रिड्यूस हो चुका है एट द टाइम ऑफ 100 इपॉक, ठीक है। अब 100 इपॉक में आपके पास डिफरेंट आ गए, तो यही तो बात है, मैं आपको यही बता रहा हूँ, अर्ली स्टॉपिंग का काम ही यही है, ठीक है। अर्ली स्टॉपिंग का लगाते ही हम इसलिए हैं ताकि जहाँ पर आपका लॉस रिड्यूस होना बंद हो जाए वहीं पर स्टॉप हो जाए। अब आपकी बात, आप कह रहे हो कि सर कभी कभार ऐसा होता है स्टार्टिंग में ही बंद हो जाता है, उसकी 2 वजह हो सकती है। एक वजह आपके पास ये होती है कि या तो आपका डेटा सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होगा, ठीक है, या तो आपके पास डेटा इतना छोटा है कि वो फर्स्ट इपॉक के अंदर इसको समझ में आ गया, ट्रेन हो गया, अच्छी तरीके से रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। नाउ लेट मी यू कैन से प्रिडिक्ट द डेटा। हियर यू कैन सी हमने यहाँ पे सिंपली प्रिडिक्ट किया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है प्रिडिक्ट किस तरीके से किया जाता है, आपके पास प्रिडिक्शन आ जाएगी। अब एक नया टॉपिक थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, व्हिच इज बेसिकली हाउ वी कैन गेट द मीन स्क्वायर एरर यानी R2 स्कोर यानी, और या फिर मीन स्क्वायर एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ टेस्टिंग सेट किस तरीके से निकालें, वही आपका sklearn से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, व्हिच इज बेसिकली योर मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड R2 स्कोर आप इंपोर्ट करें, उसी को डेटा प्रोवाइड करना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डेटा कैसा देना है, किस टाइप का डेटा देना है। वी नीड टू प्रोवाइड द एक्चुअल डेटा, नॉट द स्केल डेटा। एक्चुअल डेटा कैसे देंगे? हमने तो स्केल कर दिया था उसको मिन मैक्स स्केलिंग के ऊपर, तो हमें इसको दोबारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इनवर्स ट्रांसफॉर्म वही है, वो सेम आपका जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्केलर का डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म, और आप इसको अपना टेस्ट प्रेडिक्ट प्रोवाइड कर दो। या फिर एक तो ये चीज हो गई, दूसरा आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज थी वो भी आप इसको प्रोवाइड कर, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो हमने इसको रीशेप कर दिया था, चेंज कर दिया था शेप इसका, तो मैंने दोबारा रीशेप कर दिया। हाँ वो भी यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है भले, फिर आप पर ये तो करना पड़ेगा ना,
क्योंकि प्रेडिक्टेड वैल्यू तो अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड आई है ना, इसको तो वापस से ट्रांसफॉर्म करना है ना, इनवर्स ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा आपको। तो इसको आप इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, उसको वापस। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्केलर का जो ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया, ये वही ऑब्जेक्ट है जो ऊपर हमने यूज किया था फॉर द फिट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि वो ट्रेन हुआ है। अगर आप नया ऑब्जेक्ट बना के उस पर करोगे तो फिर नहीं होगा ये। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने ट्रेन करके उसे ट्रांसफॉर्म किया था, वही ऑब्जेक्ट आपने यहां पर वापस से ट्रांसफॉर्म, मतलब इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए यूज करना है। या फिर अगर आपने उसको चेंज कर दिया बीच में से, या दोबारा ट्रेन कर दिया किसी और डेटा के लिए, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि वो फिर उस फॉर्मेट में उसको चेंज कर देगा, अगर हो पाएगा तो इस चीज का ख्याल रखिएगा बस, और कुछ नहीं। Once you have transformed it back, now let me consider simply है, आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपको मीन स्क्वायर एरर निकालना है आप सिंपली निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, वही सेम तरीका है जिसमें आपने अपना प्रेडिक्टेड वैल्यू कॉमा यू कैन से एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करो, एरर प्रोवाइड करके दीजिएगा, वही आपका R2 स्कोर है। नाउ हियर you can see this is our results of air passenger data set, where you can see our root mean squared error हमारे पास कितना आ रहा है, 41.32। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितना आ रहा है, 34.08। एंड R2 स्कोर हमारे पास कितना आ रहा है, 0.73। नाउ 0.73 मतलब 73% ऑफ एक्यूरेसी, मतलब R2 स्कोर, ठीक है, 72% R2 स्कोर आ रहा है। एंड व्हाट यू थिंक, 72% R2 स्कोर इज अ बेटर रिजल्ट और नॉट? कौन बोल रहा है नहीं? हमें एक चीज पहले ये बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ R2 स्कोर? हाँ, नमाज के टाइम हो गया, नमाज के बाद आते हैं। R2 स्कोर की रेंज क्या है? हद हो गई। -1 से लेकर +1 के दरमियान आपका R2 स्कोर काउंट किया जाता है। -1 से 0.73 कितना दूर है, और 1 से कितना करीब है? दैट मीन्स हमारे पास R2 स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। कर सकते हैं, मैंने LSTM मॉडल यूज किया हुआ है, आप इस पे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी हम इस पे हाइपर पैरामीटर्स कर रहे हैं, जो आपका वेट्स वगैरह अपडेट हो रहे हैं, लेकिन आप इसके अंदर और भी चीजें चेंज कर, जैसे कि हमने ऊपर मीन स्क्वायर एरर, आप इसको रूट मीन स्क्वायर एरर के ऊपर चला के देखो। दूसरी चीज मैं समझाता हूँ, दूसरी चीज इसको हम और अपडेट कैसे कर सकते हैं, हम LSTM पे काम करें, आप GRU पे काम करके देखो, ठीक है। तो मल्टीपल वेज है, हो सकता है आपके पास इस टाइप के डेटा के ऊपर आपका RNN अच्छा काम कर रहा हो, सिंपल RNN, आप वो अप्लाई करके देखें। कभी कभार LSTM ओवर फिटनेस भी दिखाता है,